चलो आज फुल स्क्रीन में ट्राई करते हैं। तो अब तक यार हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ चुके हैं ये वाले पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। अब फटाफट इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देते हैं। छोटे मोटे टॉपिक्स रह गए हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है प्रैक्टिकली। बस अब क्या फॉर्मेलिटी सी रह गई है कि चीज़ें बस पढ़नी है और देखनी है उसके आगे। तो फटाफट शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का जो टॉपिक है इट इज़ एयरक्राफ्ट स्टोरेज। एयरक्राफ्ट को स्टोर करके रखना है, उससे पहले क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या मेंटेनेंस से रिलेटेड हमें चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें एयरक्राफ्ट स्टोरेज के अंदर अपने को पढ़नी है। सो पर्टिकुलर देखो इसके अंदर इसमें एक कॉशन डाल के रखा हुआ है सेकेंड पैराग्राफ में, दैट द फॉलोइंग नोट्स आर बेस्ड ऑन द स्टोरेज प्रोसीजर्स एप्लीकेबल टू सम एयरक्राफ्ट, this BAE 146 aircraft that have been deactivated for periods in excess of 30 days and up to a maximum of 2 years. So it is not intended for the information given here to be complete, but merely to give the student example of some of the activities performed. Specific details of an aircraft storage procedures can be found in chapter 10 of the relevant maintenance manual. तो ये पर्टिकुलर इसने कॉशन दे दिया है कि इसमें से जो भी चीज़ें ये बता रहा है या जो भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं सॉर्ट ऑफ जनरलाइज्ड चीज़ें हैं, और हमें उसमें से अपना कॉमन सेंस लगा के ये ध्यान रखना है कि कौन सा पॉइंट हमारे लिए है और कौन सा पॉइंट हमारे लिए नहीं है। सो जनरलाइज चीज़ें हैं, जनरल तरीके से ही पढ़ेंगे। स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट से रिलेटेड अगर हमें जनरल स्टोरेज प्रोसीजर्स रहते हैं वो तो उसके मेंटेनेंस मैनुअल से ही पता चलते हैं, और अदरवाइज जो एक्सपीरियंस बंदा है जिसने ऑलरेडी काम किया हुआ है उस एयरक्राफ्ट के ऊपर और उसे पता है कि क्या चीज़ें चाहिए, क्या स्टेप्स रहते हैं, प्रिकॉशंस और जो भी चीज़ें रहती है स्टोरेज के अंदर में एंड हैंडलिंग के अंदर में। सो एक तरीके से हम लोग अब तक जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे ब्रॉडर सेंस में वो एयरक्राफ्ट हैंडलिंग से रिलेटेड थे। एयरक्राफ्ट को हैंडल करना, जैसे कि पार्किंग करना, टैक्सिंग करना, टोइंग करना, ये सब एयरक्राफ्ट की हैंडलिंग में आ जाता है। नाउ वी आर ट्राइंग टू स्टोर द एयरक्राफ्ट, so that storage can be up to 1 day, 2 day, a week, maybe 10 days, maybe 30 days, maybe 90 days or more than that. It can be anything, डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है। सो लेट्स सपोज जैसे कि फर्स्ट लाइन में इसने लिखा हुआ है दैट इफ़ एन एयरक्राफ्ट इज डीएक्टिवेटेड का मतलब है कि एयरक्राफ्ट को अभी मतलब एक तरीके से सर्विस से बाहर करके रख दिया है। सो इफ इट इज डीएक्टिवेटेड फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम इट विल बी needed to be protected against corrosion, deterioration and environmental conditions during its period of storage. तो ये कोरोजन जो कि कॉमन सी बात है, अगर मेटालिक पार्ट्स है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने किसी भी चीज़ को रखा हुआ है तो कोरोजन होना तो लाजमी है, यानी कि वो चीज़ तो होनी है, दैट इज फिक्स्ड। नेक्स्ट, डिटीरियोरेशन इज समवट रिलेटेड टू कोरोजन, बट कोरोजन स्पेसिफिकली मेटल से रिलेटेड है, बट डिटीरियोरेशन यानी कि कोई भी पार्ट्स का या कोई भी सिस्टम का डिटीरियोरेशन, ये सब चीज़ें डिटीरियोरेशन के अंदर में आती हैं। ख़राब हो जाना, डिग्रेड होना चीज़ों का, ये डिटीरियोरेशन के अंदर आता है। एंड फाइनली आता है एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ऑब्वियसली एनवायरमेंटल कंडीशन से तो हमें बेयर करना पड़ता है। इनफैक्ट एनवायरमेंट हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड भी है, बिकॉज अगर एनवायरमेंट नहीं होता तो एयरक्राफ्ट फ्लाई भी नहीं करते और हम लोग सांस भी नहीं ले पाते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मून के ऊपर एनवायरमेंट नहीं है, उसका एटमॉस्फेयर नहीं है, बट एनवायरमेंटल कंडीशंस इन द सेंस की जो वेदर कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं उससे रिलेटेड चीज़ें बोलना चाहता है। जैसे अगर तेज़ हवा चलेगी, बारिश होगी, गर्मी है, ठंडी है, ये सारी जो कंडीशंस आती हैं एनवायरनमेंट के अंदर में वो किसी भी एयरक्राफ्ट को फेस करनी रहती हैं, तो उससे रिलेटेड हमें स्टोरेज का ध्यान रखना पड़ेगा। सो अभी तक फ़िलहाल इस चीज़ में किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। इज इट गेटिंग हॉट? बोलो, कुछ डाउट है अभी तक तो आगे बढ़ो, नहीं तो फाइन देन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जो कि हमें देखने हैं। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं ऑफ इक्विपमेंट्स आपको दे के रखी हुई है, ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिसका हमें खास ध्यान रखना है।
एंड उसमें आता है फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोलिक फ्लूइड एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ग्रीसेस, specialized water displacing fluids and corrosion preventive compounds, aircraft covers and blanks, and plastic sheeting and adhesive tapes. तो ये कुछ जनरल मटेरियल्स हैं जो हमें चाहिए अगर किसी भी एयरक्राफ्ट को स्टोर करना है. अभी एक एक पॉइंट के ऊपर हम लोग ब्रॉडली डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक फ्लूइड और लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ग्रीसेस. हाइड्रोलिक फ्लूइड यानी कि आपकी हाइड्रोलिक्स लाइंस हो गई, उन सब के अंदर में आपको हाइड्रोलिक फ्लूइड मेंटेनेंस मैनुअल बताएगा. किसी भी एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस मैनुअल बता देगा कि आपको उसके अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड रखना है, कितना रखना है अगर रखना है तो, और अगर नहीं रखना है तो वो चीज़ भी मेंटेनेंस मैनुअल के अंदर लिखी रहेगी. सिमिलरली लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ग्रीसेस का मतलब ये है कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसको हम लोगों को ग्रीस करके और लुब्रिकेट करके रखना चाहिए, सो दैट द पार्ट इज़ सेव्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ख़राब ना हो जाए वो पार्ट. और इनफैक्ट जब भी हम लोग किसी भी डीएक्टिवेटेड एयरक्राफ्ट को अगर एक्टिवेट करते हैं, इन द सेंस कि अगर हम उसको फ्लाई के लिए लेके जाते हैं, तो उस टाइम पे एटलीस्ट वो स्टार्ट हो जाए, सो दैट हम लोग फर्दर उसका मेंटेनेंस करके उसको सर्विस में वापस से डाल सकें. नेक्स्ट देखो ये गाइस, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये वाला पॉइंट है स्पेशलाइज्ड वाटर डिस्प्लेसिंग फ्लूइड्स एंड कोरोजन प्रिवेंटिव कंपाउंड्स. एक आता है कोरोजन प्रिवेंटिव फ्लूइड, CPF जिसको बोलते हैं. CPF ये जो टाइप के आपके पास में कंपाउंड्स हैं या फिर जो लिक्विड्स हैं, एक्चुअली में हाइड्रोलिक्स यानी कि जो पानी वाली लाइन है, बेसिकली पोर्टेबल वाटर वाली लाइन, या फिर जो लेबॉर्ट्री सिस्टम है, बेसिकली जो भी वाटर वेस्ट सिस्टम है उसके अंदर में हमें ये वाटर डिस्प्लेसिंग फ्लूइड्स लगाने पड़ते हैं. बिकॉज अगर पानी ठहरा हुआ रहेगा उसके अंदर तो वैसे भी पानी ख़राब है, वो पानी हमें स्टोर करके उसमें रखने का कोई मतलब नहीं. अगर मान लो किसी एयरक्राफ्ट को अपने को 10, 15, 20 दिन, 30 दिन, 90 दिन, इतने दिन तक अगर स्टोर करके रखना है, तो उसमें अगर कहीं पर पानी ठहरा हुआ रहे टैंक्स के अंदर में, वो टैंक्स जो कि हम लोग वाटर सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, वो वाले टैंक्स, पोर्टेबल वाटर सप्लाई वाले टैंक्स, और अगर लेबॉर्ट्री है तो उसको भी फर्दर फ्लश करके क्लीन करके उसके अंदर में भी फिर हमें ये वाटर डिस्प्लेसिंग फ्लूइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल वो लगाने हैं, एंड देन फाइनली हमें एक और बार फ्लूइड्स लगाने हैं अंदर से, एंड दे आर कोरोजन प्रिवेंटिव फ्लूइड्स. So CPF fluids, what they basically do is they try to prevent the corrosion which will be happening if your some part contains water or maybe moisture or some water droplets which are left. So अगर ऐसी चीज़ें हैं तो हमें उसमें CPF वगैरह यूज़ करना चाहिए. ये CPF वगैरह हमें डालना पड़ेगा. मेरा लैपटॉप बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है आज, क्या हो गया इसको. नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कवर्स एंड ब्लैंक्स, जो कि कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हमें डस्ट से, एनवायरमेंटल कंडीशन से, इन सब चीज़ों से एयरक्राफ्ट को बचाना है, तो एयरक्राफ्ट के कवर्स वगैरह या कवर्स रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अपना इंजन हो गया, इंजन का इनलेट हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, और उसके बाद में फर्दर आती है ब्लैंकिंग. ब्लैंकिंग का मतलब है कि आप किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट्स को या सेंसर पोर्ट्स को, सेंसर्स को अगर आप ब्लॉक कर देते हो, सो दैट कोई बाहर की चीज़ अंदर ना जाए एंड सेंसर्स ख़राब ना हो, तो उसको हम लोग ब्लैंकिंग बोलते हैं. एंड यूजुअली ब्लैंकिंग आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो. कोई छोटा सा मटेरियल, उसके ऊपर फिर टेप लगा दिया, कोई शीट ले ली, बट जिस तरीके से जो रिक्वायरमेंट है आपको, वो सब मेंटेनेंस मैनुअल में देखने के बाद में पता चलेगा. एंड फाइनली लास्ट में प्लास्टिक शीटिंग एंड अडेसिव टेप. इससे रिलेटेड आई थिंक एक वीडियो अपन ने देखा था या नहीं देखा था, मुझे याद नहीं है अभी फ़िलहाल, कि इंजन की काउलिंग को, इंजन की इनलेट को वो बंद कर रहा होता है, तो सामने से एक शीट लगाता है, प्लास्टिक की शीट, एंड देन उसके ऊपर फिर टेप से उसको बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है. सो इनलेट कम्प्लीटली गेट्स ब्लॉक्ड. सो ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम है या डाउट है तो मुझे अभी बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ. गाइस, आपको पता है जो टॉयलेट को क्लीन करने के लिए हम लोग एक तरीके से एक टाइप का फ्लूइड यूज़ करते हैं, और उस फ्लूइड का नाम है ब्लू जूस. उसको हम लोग ब्लू जूस बोलते हैं, ब्लू जूस. जिनमें जो अपने लेयर जेट में इंजन को कवर करके रखा हुआ, वो बेसिकली इनलेट कवर और एग्जॉस्ट कवर है.
इनलेट कवर एंड एग्जॉस्ट कवर। सो गाइस एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ एमसीक्यूज़ के लिए। जो सब्सटेंस है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर क्लीनिंग पर्पजेस और ड्रेनिंग द टॉयलेट एंड फ्लशिंग द टॉयलेट, दैट फ्लूइड इज नोन एज ब्लू जूस। इट्स अ मैजिकल फ्लूइड, ब्लू जूस। तो ये अगर एमसीक्यूज़ में आता है तो आपको ध्यान रखना है कि क्या आपको वर्ड यूज़ करना है उसके लिए, ब्लू जूस। ओके देन नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं। हार्पिक। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर इसके अंदर फर्दर। अच्छा देखो इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई दैट प्रायर टू स्टोरेज या फिर बिफोर स्टोरिंग पीरियड सर्टन टास्क्स आर कंप्लीटेड। सो दैट मीन्स कि हमें एयरक्राफ्ट को प्रिपेयर करना है स्टोरेज के लिए, एंड दीज में इंक्लूड सॉर्ट ऑफ चेंजिंग द टायर्स अगर ज़रूरत है तो, और इनफैक्ट अगर ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस मैनुअल अगर ये बोलता है कि आप जो टायर्स एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं उसी टायर को यूज़ करके स्टोर करके रखना है, तो फिर आपको उसमें थोड़ा सा प्रेशर भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। बिकॉज होता जनरली ये है, आप लोगों ने अपनी बाइक्स में, कार में और साइकिल्स में भी ये चीज़ देखी होगी कि अगर हम लोग साइकिल को ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं करते हैं तो उसके अंदर से हवा अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाती है। तो ये चीज़ से बचने के लिए हमें एयरक्राफ्ट को जो टायर्स हैं उसको थोड़ा बहुत प्रेशर रखना पड़ेगा उसके अंदर। इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही रखते हैं हम उसके अंदर। और अगर वो सेम टायर्स यूज़ नहीं करने तो उन टायर्स की जगह पे डमी टायर्स आपको लगा के रखने हैं। वो डिपेंड करेगा कि मेंटेनेंस मैनुअल क्या बोल रही है और कितने टाइम तक, कितने पीरियड तक आप एयरक्राफ्ट को स्टोर करके रखना चाहते हो, तो उसके बेसिस पे ये डिपेंड करेगा आप डमी टायर्स यूज़ करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, डमी टायर्स यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। फिर फर्दर देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है दैट वेरियस टैंक्स आर आइदर फिल्ड, पानी वाले टैंक्स हो गए, या तो उनको भरा रखना है या उनको खाली करना है, वो भी फिर सेम चीज़ मेंटेनेंस मैनुअल में पता चलेगी। टॉयलेट्स वो तो ऑब्वियसली कॉमन सी बात है, दे हैव टू बी ड्रेन्ड और पार्टली फिल्ड। सो जैसे फ्यूल वगैरह है उसमें कंप्लीट फ्यूल रखना है या आधा फ्यूल रखना है, या फिर सिर्फ प्राइमिंग के लिए, इंजन प्राइमिंग के लिए आपको फ्यूल रखना है या हाइड्रोलिक्स रखने हैं, तो वो चीज़ें भी हमें मेंटेनेंस मैनुअल से पता चलेगी। एंड इनफैक्ट अगर कोई एयरक्राफ्ट प्रोपेलर एयरक्राफ्ट है तो दे मस्ट बी फेदर्ड टू प्रिवेंट देम रोटेटिंग इन द विंड, यानी कि बांध के रखना है जो प्रोपेलर्स हैं, उसको एक तरीके से स्ट्रैप करके रखना है सो दैट वो रोटेट ना करें। दिस इज़ नोन एज फेदरिंग। बाकी इसमें तो कुछ और भी नहीं है। हाँ, अगर आपने एक बार स्टोर करके रख दिया एयरक्राफ्ट को तो उसके बाद में लेट्स सपोज 30 डेज़ के लिए आपको स्टोर करना है किसी भी एयरक्राफ्ट को, पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को, तो रेगुलर चेक्स भी होते रहने चाहिए उसके अंदर। इनफैक्ट रेगुलर अगर ज़रूरत है तो ग्राउंड रन भी आपको देते रहना चाहिए, सो दैट जब भी आप उस एयरक्राफ्ट को सर्विसिंग में डालने की कोशिश करो तो आपका टाइम भी बच जाए और वो फटाफट एयरक्राफ्ट सर्विसिंग में आ जाए, एंड यू मे नॉट लूज सम मनी। So that is what is written in the last line. See here, once the aircraft has been prepared, there are routine weekly checks to keep it in good condition. पिछली वाली स्लाइड में कुछ डाउट था तो बताओ गाइस। ये वाली चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ, ये जो स्लाइड अभी आपके सामने आने वाली हैं, जैसे एक ये वाली स्लाइड आपको दिख रही है, पेज नंबर 17 वाली स्लाइड। सो इसके अंदर बता के रखा हुआ है कि आपको इंस्पेक्शन अगर करना है किसी भी एयरक्राफ्ट का या फिर कोई पर्टिकुलर टास्क है, कितने टाइम बाद करना है, कितने दिन के अंदर करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो यहाँ पे जैसे लैंडिंग गियर है, फ्लाइट कंट्रोल्स है, ऑक्सीजन सिस्टम है, उसके राइट साइड में आपको बता के रखा हुआ है कि किस तरीके से आपको इंटरवल में, कितने इंटरवल के बाद में या कितने नंबर ऑफ डेज़ के बाद में आपको फिर से उस चीज़ को चेक करना है, और मेंटेनेंस वगैरह अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप उसको कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 7 डेज़ लिखा हुआ है, 30 डेज़, 60 डेज़, 180 डेज़, यानी कि 6 मंथ्स की भी बात है, यानी कि आपने किसी एयरक्राफ्ट को 6 महीने के लिए ज़मीन पे रोक के रखा हुआ है। अरे वही है चिन्मय, प्रोपेलर्स को स्टॉप कर देना, रोटेट। देखो प्रोपेलर अगर हाई विंड है और प्रोपेलर एयरक्राफ्ट हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं तो वो प्रोपेलर रोटेट करेगा, एंड जैसे ही प्रोपेलर रोटेट करेगा तो उसके ऊपर जो
लोड्स लगते हैं बेसिकली, जो आपका ड्रैग फोर्स या फिर लिफ्ट फोर्स लगता है उसका डिसबैलेंस हो जाता है, एंड इनफैक्ट उसके ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ेगा किसी भी एयरक्राफ्ट के ऊपर। इस वजह से अपने को ये रखना है। और हाँ, स्टोरेज से रिलेटेड एक और चीज़ है कि हम अपनी जो विंग्स हैं या फिर कंट्रोल सर्फेसेज हैं, बेसिकली फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेज, जैसे कि एलियरॉन हो गया, रडर हो गया, एलिवेटर हो गया, इन सबको भी हमें एक करेक्ट वर्ड क्या यूज़ करूँ मैं, लॉक शुड बी द करेक्ट वर्ड। सो इन सब कंट्रोल सर्फेसेस को भी हमें लॉक्ड पोजीशन में रखना है, यानी कि ये मूव ना करें, फ्लटर ना करें। फ्लटर होता है जब विंग्स कोई चीज़ फड़फड़ाती है, अगर हवा की वजह से कुछ चीज़ फड़फड़ाती है, दैट इज़ नोन एज सॉर्ट ऑफ फ्लटर। सो गाइस देखो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और नोटिस कर लेते हैं, लैंडिंग गियर है, उसके अंदर 2-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि देखो क्या क्या करना है अपने को। लुब्रिकेट मेन एंड नोज लैंडिंग गियर, उसके बाद राइट साइड में आपको टाइम लिखा होगा। लैंडिंग गियर के हाइड्रोलिक लीकेज वगैरह चेक करना है। शुड एयरक्राफ्ट बी स्टोर्ड इन हैंगर, डिफ्लेट द शॉक एब्जॉर्बर्स, ये सब चीज़ें लिखी। फ्लाइट कंट्रोल्स, फुली एक्सटेंड द फ्लैप्स, ओपन द टैग फ्लैप वाल्व्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पावर प्लांट यानी कि इंजन से रिलेटेड प्रोसीजर्स। ऑक्सीजन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन सिस्टम्स, इसको किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर्स है, ये सब के सब इसके अंदर लिखे हुए हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यू गाइस कैन गो थ्रू इट। ये मैं एज सच एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली पूछूंगा नहीं कि कितने रिपीटेड इंटरवल के बाद में या कितने नंबर ऑफ डेज़ के बाद में आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है, बट ये ज़रूर पूछ सकता हूँ कि ब्रॉडर सेंस में लैंडिंग गियर है, फ्लाइट कंट्रोल्स है, पावर प्लांट्स है, ऑक्सीजन सिस्टम है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रिकॉशंस या फिर प्रोसीजर्स में ध्यान रखना है। चिन्मय बात वही पड़ जाएगी, चिन्मय बात एक ही है, वो पायलट कंट्रोल कॉलम वाला या फिर जो फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेस है, बिकॉज कंट्रोल तो उसी से हो रहा है, स्टिक से, कंट्रोल स्टिक से, तो हमें उसको भी लॉक करके रखना ज़्यादा वो है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये वाली स्लाइड में भी कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, फटाफट लोड हो जाए तो फिर बात हो। कोई आया गया ऐसा तो नहीं है बीच में अभी, तो मुझे बता दो। फाइन, ये देखो ये वाली पीपीटी में भी सेम चीज़ वही, वाटर वेस्ट सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, एयरक्राफ्ट एक्सटीरियर किस तरीके से स्टोर करने से पहले क्या ध्यान रखना है, एयरक्राफ्ट का इंटीरियर, इलेक्ट्रिक एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे एक दो पढ़ देता हूँ मैं। वाटर वेस्ट में ड्रेन द पोर्टेबल वाटर सिस्टम, पोर्टेबल वाटर सिस्टम इज़ योर ड्रिंकिंग वाटर विच इज़ अवेलेबल इन योर गैली। जो एयर हॉस्टेसेस या फिर कैबिन क्रू आपको सर्विस देते हैं पानी वगैरह की, तो वो लोग भी यही सेम वाटर यूज़ करते हैं। दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज़ नोन एज गैली यूनिट। तो वहाँ से हम लोगों को ये पोर्टेबल वाटर सिस्टम को ड्रेन करना है। एंड पर्ज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, पर्ज पोर्टेबल वाटर सिस्टम विद ड्राई एयर और नाइट्रोजन। पर्जिंग का मतलब होता है आपको किसी भी पर्टिकुलर फ्लूइड लाइन को या फिर कोई भी लाइन है, जैसे कि ऑक्सीजन लाइन है या फिर वाटर की लाइन है, उसको कंप्लीटली क्लीन कर दो, आप कंप्लीटली क्लीन कर दो। एंड दैट क्लीनिंग हैज़ टू बी डन, let's suppose I'll tell you one example. If you want to purge the oxygen system, then it has to be purged with pure oxygen. And why purging is done? Because sometimes water droplets या moistures वगैरह रह जाते हैं पाइप्स के अंदर, that can be fatal and that can be lethal. तो वो dangerous हो सकता है, that is why we have to purge the entire system and then completely blank the system, यानी कि ब्लॉक कर दो उसको, so that बाहर के एटमॉस्फेयर से उसका भी कट ऑफ ही हो जाए। That is these things are known as purging of any system. So purging से related fuel system को आप purge कर सकते हो if it is required. Your air conditioning system can be purged with clean pure air, pure oxygen that can be purged. Water waste system उसको भी आप purge कर सकते हो, but it has to be purged using dry air or nitrogen. See, dry air क्यों बोला है? Because it will take away the moisture and वहाँ पे moisture नहीं रहेगा, so that lines खराब नहीं होने वाली हैं, water वेस्ट सिस्टम वाली लाइन्स। सो ये सारी चीज़ें। एयरक्राफ्ट एक्सटीरियर, भाई जाहिर सी बात है, अगर एयरक्राफ्ट को मैं स्टोर करके रख रहा हूँ तो जस्ट ऐसे ही स्टोर नहीं करूँगा, पहले उसे धुलना भी पड़ेगा। एंड उस धुलना भी है उसको, तो फिर उसको रेगुलर इंटरवल पे चेक भी करना है। एंड कोट ऑल अनपेंटेड मेटल सर्फेसेस विद प्रेजर्वेटिव कंपाउंड, एंड ही इज़
specifically talking about some corrosion preventive methods that you have to deploy so that जहाँ पर भी पेंटेड सरफेस नहीं है एंड विच इज़ एक्सपोज्ड सॉर्ट ऑफ मेटल सरफेसेस है तो उसको भी हमें अच्छे से कवर करके रखना पड़ेगा. ऑल्सो एयरक्राफ्ट इंटीरियर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें करनी है, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाते, आप लोग पढ़ लेना इसको. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग. उफ, ये क्या आ गया? अब तक किसी को कुछ समस्या है क्या? खासकर जो नए सत्र में नए बच्चे आए हैं पहली बार, नए सेशन के जो नए बच्चे हैं, स्पेशल बच्चों से खास रिक्वेस्ट, बताओ ज़रा किसी को कोई समस्या है तो अभी. एक सेकेंड. हेलो. अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर इसके अंदर विदाउट वेस्टिंग टाइम. क्या है देखें ज़रा, और क्या है यहाँ पे पैराग्राफ में, देखो ज़रा भाई, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मिस ना हो जाए अपने पास. बहुत सारे पॉइंट्स तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे टू अलाउ द सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड द इनसाइड ऑफ एयरक्राफ्ट all the doors and curtains are fixed open whilst all the external doors and panels are shut. So ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, अंदर वाले जो दरवाजे हैं वो सारे के सारे दरवाजे आप खोल के रखोगे सो दैट एयर सर्कुलेट हो सके. बट ऐसा मत करना कि अंदर वाले दरवाजे खोल दिए तो बाहर वाला भी दरवाज़ा खोल दो, तो बात वही पड़ जाएगी कि भाई अपन ने पूरा घर दे दिया है चोरों को, आओ यूज़ करो और चले जाओ. सो बाहर वाले दरवाजे बंद करके रखने हैं, अंदर वाले दरवाजे खोल के रखने हैं सर्कुलेशन के लिए. एंड देखो, अगर ज़्यादा टाइम तक स्टोर करना है तो हमें एयरक्राफ्ट की बैटरी भी रिमूव करके बैटरी बे, पर्टिकुलर जो लोकेशन है बैटरी रखने का, वहाँ पे हमें बैटरीज़ को निकाल के रखना है. और शायद लेयर जेट में जो फर्स्ट या सेकंड ग्रुप जो भी मेरे पास प्रैक्टिकल में आया है, मैंने उसको दिखाया है कि पीछे की तरफ में कहाँ पे बैटरीज रखी रहती हैं, एंड दोज बैटरीज हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लेयर जेट एंड दे आर केप्ट इनसाइड द बैटरी शॉप. बट यू वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि हाँ ये लेयर जेट वाली बैटरीज ही हैं. Anyways, more active checks might be done on the 2 weekly checks. These checks will probably involve reinstalling the battery, running the engines for a period, and functionally testing a number of aircraft systems. This is somewhat related to your ground run. तो ground run देना है आपको, पर वो डिपेंड करेगा मेंटेनेंस मैनुअल के हिसाब से भी कितने टाइम के बाद आपको ग्राउंड रन देना है. और जिन लोगों को पता नहीं है ग्राउंड रन, उनको मैं बता देता हूँ कि ग्राउंड रन का मतलब होता है आप इंजन को, एयरक्राफ्ट को एक बार स्टार्ट करके देखते हो. जैसे कि अगर हमारी अभी लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ, सबने अपनी अपनी गाड़ियाँ, क्योंकि लोगों को बाहर जाना तो था नहीं, तो गाड़ियाँ रखी हुई है ऐसे ही. बस जिसने हर हफ्ते या फिर हर 4-5 दिन में अपनी अपनी गाड़ी, एक्टिवा या फिर बाइक को अगर किक मार के स्टार्ट कर दिया है, कार को चालू कर दिया है, रेगुलर बेसिस पे चेक कर दिया है, तो उनको कोई इशू नहीं आया. बट जिन लोगों ने सीधा 1.5-2 महीने बाद अपनी अपनी एक्टिवा, बाइक्स या फिर कार्स या फिर वॉट एवर यू हैव, अगर वो निकाला, तो आपको प्रॉब्लम तो पक्का आई होगी. बिकॉज मुझे खुद आई थी प्रॉब्लम कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, बार बार उसको प्रॉपरली किक मारना पड़ रहा है, या फिर कार में भी थोड़े इशू आ रहे थे. सो दीज थिंग्स में ऑल्सो हैपन. ये चीज़ कब नहीं होती, जब हम लोग रेगुलर इंटरवल्स पे बस गाड़ी को 2-5 मिनट चालू करके फिर वापस बंद करके रख देते, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती. कौन कौन ऐसा ज़रा बताओ, किस किस के साथ ऐसी समस्या हुई है, किसी के साथ हुई है ऐसी प्रॉब्लम? श्वेता, वॉइस नहीं आ रहा ना यार, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता श्वेता, क्योंकि वाईफाई मेरा बंद पड़ा हुआ है और मोबाइल से नेट चल रहा है, तो थोड़ी बहुत तो इश्यू आएंगे यार. बाकी कोई बात नहीं ना. ये अगर ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं तो यूट्यूब पे भी आ जाएगा, वहाँ पे कर सकते हो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो.
जो करना है करो। प्रवीण के साथ हुई है समस्या, मेरे साथ तो हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। कार तो चल गई थी बट एक्टिवा नहीं चली यार, उसमें बड़ी मेहनत लगी। 5 मिनट तक तो ऐसे लात मारता रहा मैं, किक मारता रहा, तब जाके कुछ बात बनी। जुपिटर में हुआ है, होता है यार, वो तो कॉमन सी बात है। ठीक है, तो ये अब आप सोचो कि आपको बाइक के साथ में ऐसी इशू आ रही है या फिर एक्टिवा के साथ में, जुपिटर के साथ में ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अभी एयरक्राफ्ट को अगर मैं ज़्यादा टाइम तक बंद करके रखूँगा और फिर उसको मैं ग्राउंड रन देने की कोशिश करूँगा, तो सोचो कितना ज़्यादा मेरा बैटरी वेस्ट होगा, पावर वेस्ट होगा, फ्यूल वेस्ट होगा, जस्ट उस एयरक्राफ्ट को स्टार्टिंग कंडीशन में लाने के लिए, सिर्फ उसको स्टार्टिंग कंडीशन में लाने के लिए। उसके बाद में फिर जो मेंटेनेंस वगैरह चेक्स होंगे, चेकिंग होगी, प्रॉपर चेकिंग होगी, कौन कौन से सिस्टम चालू है, कौन कौन से सिस्टम बंद है, सब कुछ सारा काम फिर एंड से, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब होगा, फिर जाके ही आप एयरक्राफ्ट को रन करोगे, अदरवाइज रन भी नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए बेटर है हर रेगुलर इंटरवल पे, जो जैसा कि मेंटेनेंस मैनुअल में लिखा हुआ है। हाँ संकेत, बहुत बढ़िया, शाबाश, करना। तो एयरक्राफ्ट को भी हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, ग्राउंड रन देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन एडिशन व्हेन पावर प्लांट्स आर स्टोर्ड सेपरेटली, पावर प्लांट्स हमेशा व्हेन एवर ही इज टॉकिंग अबाउट पावर प्लांट्स ही स्पेसिफिकली मेंशनिंग कि इंजन की बात कर रहा है। तो अगर आपको इंजन को अलग से, इफ़ यू हैव टू स्टोर द इंजन सेपरेटली, दैट मीन्स आपने इंजन को एयरक्राफ्ट से निकाल दिया है और अब डेडिकेटेड स्पेस में, जो भी इंजन की डेडिकेटेड स्पेस है हैंगर के अंदर या जहाँ पर भी, वहाँ की बात कर रहा है, दैट इट हैज टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली, देन देयर फ्यूल एंड ऑयल सिस्टम्स मस्ट बी इनहिबिटेड एंड ऑल देयर एक्सटर्नल मैकेनिज्म्स प्रोटेक्टेड विद ग्रीस or other suitable preservative, which is quite common. They must be stored in a clean, warm, dry atmosphere. Why dry atmosphere? Because there will be moisture and corrosion might happen, and if corrosion happens inside the engine, then it is very costly. अगर उसको रिपेयर करना है या कुछ भी प्रॉब्लम आ गया ना, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ें हो जाती हैं ये। Some engines are stored in airtight bag which has moisture absorbent crystals. See, now after the storage period of all the covers, all of the covers, blanks and preservative compounds will need to be removed. All of the systems will need to be restored to their original conditions, and a further set of procedures will be followed similar to those previously discussed. When the aircraft is to be returned to service, it is simply a case of initially removing all the covers, blanks and tie downs. Once access to the inside of the aircraft is obtained and the battery reinstalled, all of the systems must be checked and tested, which is quite common. Also the tanks must be replenished यानी कि fresh water, fuel या जो भी रखना है हाइड्रोलिक्स वगैरह से, वो सारी चीज़ें। वेट, क्या हुआ, नेट नहीं चल रहा? What? I am disconnected. गाइज मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, मुझे अभी मैसेज आया ऐसा। सो आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चला होगा। प्रवीण, कैन यू कंफर्म? कैन एनीवन कंफर्म? हेलो गाइज, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम। एनीवेज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको, और जो लास्ट का पोर्शन है वो यूट्यूब पे आ जाएगा जब ये वीडियो, तब आप देख सकते हो। सो जैसा कि यहाँ पे मैं बता रहा था आप लोगों को कि टैंक्स को रिप्लेनिश करना है, एंड दे हैव टू रिप्लेनिश टू द करेक्ट लेवल्स।
एंड ऑल प्रेशर वेसल्स विल रिक्वायर देयर गैसेस चार्जिंग टू देयर नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रेशर्स, जो कि मतलब कॉमन सी बात है यार, अगर हमने पहले प्रेशर निकाला भी है या चीज़ें निकाली हैं तो बाद में उसको प्रॉपरली सेम मटेरियल से या सेम अच्छी चीज़ों से हमें भरना है, ओरिजिनल कंडीशन में एयरक्राफ्ट को लेके आना है. And if the cabin furnishings such as seats, carpets, etc. have been removed, they are to be inspected, and then when serviceable they have to be reinstalled in the cabin. So ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एक broader sense में या general sense में करनी है. Okay, so I'm stopping here. Recording हो रही है and मैं इस वीडियो को डाल दूंगा YouTube के ऊपर, तो वहाँ से लास्ट का पोर्शन वहाँ से देख लेना गाइस, and I'll intimate you on WhatsApp or some other group.